फटाफट से बता दो। सबसे पहले ये बता दो, क्या मेरी आवाज आप सभी को आ रही है? क्या मेरी आवाज आप सभी को आ रही है? Am I audible to everyone? Am I clearly audible and visible to everyone? ठीक है, हाँ अब मैम ने खाना वाना खा लिया है, अब मैम फुल एनर्जेटिक हो गई है। फटाफट से बेटा एक चैप्टर बचा है अपना, इसको फटाफट से खत्म करते हैं। वेरी वेरी इजी चैप्टर, एंड स्कोरिंग चैप्टर। मैंने स्टार्टिंग में ही बेटा आप लोगों को ये बात बताई थी, आर इन्वायरमेंट हमारा 5 मार्क्स का आने वाला है। 40 में से 5 मार्क के क्वेश्चन, 5 मार्क्स के क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ आ जाएंगे फ्रॉम दी चैप्टर आर एनवायरमेंट। तो आप खुद देख लो कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर है। हाँ सही बोल रहे हैं बेटा, सही बोल रहे हैं बच्चे, जल्दी खत्म करेंगे। यस, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ही इजी चैप्टर है प्लस स्कोरिंग चैप्टर है। ठीक है, आवाज मेरी सही से आ रही है? बढ़िया एकदम, ठीक है। बच्चे कह रहे हैं मैम कॉलर पे लगा लीजिए माइक। बेटा मैं लगा लूंगी, बट फिर आप लोगों को आवाज नहीं आती है। यस, मेरा हाथ दुख गया है इसको ऐसे पकड़े पकड़े। ठीक है, चलो ब्रेक हो गया खत्म। हम बस वेट कर रहे थे सारे बच्चे आ जाए, सारे बच्चे आ गए हैं। बच्चे लिख रहे हैं कैंदी हुंदी सी, हम हाँ जी कैंदी हुंदी सी चंदतारा बना दे, पेपर नहीं पसंद मैनू बिना पढ़ाई पास करा दे, है ना। चलो स्टार्ट कर रहे हैं बेटा, और वेट नहीं करेंगे, फटाफट से हम स्टार्ट करते हैं बेटा। तो हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस, हेरिडिटी फिनिश हो गया है। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं आखिरी चैप्टर ऑफ बायोलॉजी, दैट इज आर एनवायरमेंट। ठीक है, तो चैप्टर का नाम है आर एनवायरमेंट। ठीक है, चैप्टर में बेसिकली 4 से 5 चीजें डिस्कस करी गई हैं। इकोसिस्टम क्या है, इकोसिस्टम कितने तरीके के होते हैं, इकोसिस्टम के कंपोनेंट्स क्या होते हैं, उसके बाद फूड चेन है, फूड वेब है, 10% लॉ है, ओजोन का फॉर्मेशन और वेस्ट। ठीक है, ये सब चीजें हैं। ठीक है, अब यहां पे स्टार्ट कर रहे हैं। चलो बेटा, आवाज आ रही? अच्छा वॉइस नोट गुड हो गया। चलो आई विल टीच लाइक दिस ओनली। आवाज ठीक नहीं आ रही, इसको ऐसे ही करते हैं। चलो बेटा, चैप्टर का नाम है आर एनवायरमेंट। सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि एनवायरमेंट का मतलब क्या होता है। व्हाट डू वी एक्चुअली मीन बाय एनवायरमेंट। जब मैं यहाँ पे खड़ी हूँ और मैं बोलूँ यार मेरी एनवायरमेंट बहुत अच्छी है, मेरी एनवायरमेंट बहुत बुरी है, तो एक्चुअली मैं किस चीज को रेफर कर रही हूँ, व्हाट आई एम एक्चुअली रेफरिंग टू एज माई एनवायरमेंट। यार मेरे चारों तरफ जो भी चीजें हैं ना, उसमें चाहे एयर, वाटर, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, सॉइल, सब, रक्षक सर, स्टूडियो बॉय, कैमरा, बाय रक्षक सर तो उसके बाद जो भी है यहाँ पे, ठीक है, जो भी है यहाँ पे, एवरीथिंग इज माय एनवायरमेंट। सो एनवायरमेंट का मतलब क्या है? एनवायरमेंट मतलब सम टोटल किस चीज का, जो भी एक्सटर्नली प्रेजेंट है मेरे आसपास, जो भी एक्सटर्नली प्रेजेंट है, चाहे वो कोई सब्सटेंस हो, चाहे वो कोई लिविंग बीइंग्स हो, कोई भी कंडीशन हो, वो सब उस ऑर्गेनिज्म की क्या हो जाती हैं, वो उस ऑर्गेनिज्म की एक्सटर्नल एनवायरमेंट कहलाती है। ठीक है, हाँ जी, बच्चों ने लिखा एल्गी, बच्चों ने लिखा बैक्टीरिया, सराउंडिंग, सब कुछ उसका क्या हो गया, हो गया एनवायरमेंट। वेरी गुड। ठीक है, वातावरण, यस वातावरण। क्या लिख रहे हो तुम लोग? छोटी बच्ची? यार मैं छोटी बच्ची नहीं हूं, आई एम अ बड़ी बच्ची। वातावरण, यस यू आर सो क्यूट, थैंक यू, क्यूट वाली स्माइल, थैंक यू। काम की चीजें नहीं लिख रहे हो तुम। कलेक्शन ऑफ बायोटिक एंड एबायोटिक, वेरी गुड। यार टेम्परेचर, बैक्टीरिया, हैप्पी बर्थडे, ओपी, अरे कैसे कमेंट्स कर रहे हो तुम? अच्छे 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 कमेंट्स करो। हाँ जी, तो भाई समझ आ गया एनवायरमेंट क्या होता है। जो भी सम टोटल चीजें हो गई वो हो गई, एक्सटर्नल चीजें हो गई वो हो गई एनवायरमेंट। अब यहाँ पे एक और टर्म आ जाता है इकोसिस्टम का। अब इकोसिस्टम क्या है? इकोसिस्टम से नाम से समझ आ रहा है सिस्टम है। क्या है? सिस्टम है। किस चीज का सिस्टम? 2 चीजों का
सिस्टम दो चीजों का, बायोटिक मतलब लिविंग प्लस एबायोटिक। बायोटिक और एबायोटिक चीजों के सिस्टम को हम इकोसिस्टम बोलते हैं। अब हमारी इतनी बड़ी इन्वायरमेंट है, पूरा अर्थ हमारा क्या है, पूरे का पूरा अर्थ हमारा क्या है बेटा, हमारा इन्वायरमेंट है। अगर आप इस अर्थ को कहीं देखोगे बेटा, कहीं पे पहाड़ है, कहीं पे रिवर है, कहीं पे पॉन्ड है, कहीं पे लेक है, कहीं पे डेजर्ट है, कहीं पे ओशन है, कहीं पे गार्डन है, कहीं पे फॉरेस्ट है, कहीं पे बर्फ जमी हुई है, कितना अलग अलग क्या है, अलग अलग तरीके के ज्योग्राफिकल एरिया है। हर ज्योग्राफिकल एरिया में अलग अलग तरीके के ऑर्गेनिजम्स मिलते हैं। ठीक है, तुम पहाड़ में चले जाओ, वहां पे अलग तरीके के प्लांट्स मिलेंगे, अलग तरीके के एनिमल्स मिलेंगे। तुम डेजर्ट में चले जाओ, वहां पे अलग तरीके के प्लांट्स एंड एनिमल्स मिलेंगे। लेक में चले जाओ, वहां पे अलग तरीके की फिशेस मिलेगी, अगर आप उनको कंपेयर करो विद द टाइप ऑफ फिशेस जो समुद्र में, ओशन में मिलती हैं। तो है सब इन्वायरमेंट, बट इन्वायरमेंट के अंदर क्या है, थोड़े थोड़े अलग अलग तरीके के ज्योग्राफिकल एरियाज हैं, जहां पे क्या होता है बेटा, अलग अलग तरीके के लिविंग ऑर्गेनिजम्स मिलते हैं। और लिविंग ऑर्गेनिजम्स तो होते ही हैं अलग अलग तरीके के, वहां पे पाई जाने वाली जो कंडीशंस होती हैं, वहां पे पाई जाने वाली जो कंडीशंस होती है, वहां का टेम्परेचर, डेजर्ट का टेम्परेचर अलग होगा पहाड़ों का, यानी कि माउंटेन्स का टेम्परेचर अलग होगा। लेक में जो पानी है वो फ्रेश वाटर होगा, ओशन में जो पानी है वो सॉल्टी वाटर होगा। ठीक है, डेजर्ट एरिया में जो सॉइल होगी, वो सॉइल बीच में मिलने वाली सॉइल से क्या होगी, अलग होगी, है ना। सो देयर विल बी लॉट ऑफ डिफरेंस इन टर्म्स ऑफ लिविंग फैक्टर्स एज वेल एज इन द नॉन लिविंग फैक्टर्स। डू यू अग्री विद दिस? क्या आप इस चीज से अग्री करते हो? हर जगह पे, हर ज्योग्राफिकल एरिया में लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है वो अलग होंगे, नॉन लिविंग चीजें जो होंगी वो अलग होंगी। अब हर उस ज्योग्राफिकल एरिया में लिविंग भी होंगी, नॉन लिविंग भी होंगी, एंड ये दोनों चीजें क्या होंगी, एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रही होंगी। व्हाट डू आई मीन बाय इंटरेक्शन? इंटरेक्शन का क्या मतलब है, बातें कर रही होंगी आपस में? नहीं, मतलब ये कि भाई एक एरिया में पाए जाने वाले पेड़ पौधे, एक एरिया में पाए जाने वाले पेड़ पौधे ये जरूर डिटरमाइन करेंगे कि वहां का टेम्परेचर कैसा होगा। ऑब्वियस सी बात है, जहां पे ज्यादा ग्रीनरी होगी, जहां पे ज्यादा पेड़ पौधे होंगे, वहां पे बारिश वारिश भी ज्यादा होगी, वहां का टेम्परेचर भी कम होगा। अब डेजर्ट में चले जाओ, पेड़ पौधे नहीं होते, कितने कम होते हैं, टेम्परेचर कितना हाई होता है। ठीक है, अगर मैं बात करूं, हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स कितना ज्यादा डिपेंडेंट है प्लांट्स के ऊपर, सही बात है। तो कहीं ना कहीं बेटा क्या है, एज लिविंग ऑर्गेनिजम्स हम नॉन लिविंग चीजों के ऊपर डिपेंडेंट है बहुत ज्यादा, सही बात है। एयर, अब देखो प्लांट्स जो है, प्लांट्स को एयर चाहिए, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होती है, वाटर चाहिए, ठीक है, कितना सब कुछ है। हम कितनी सारी चीजों पे डिपेंडेंट है, हम सॉइल के ऊपर डिपेंडेंट। अब देखो प्लांट्स अगर सॉइल में ग्रो नहीं करेंगे, तो फिर कैसे होंगे, प्लांट्स नहीं होंगे तो खाना नहीं मिलेगा। तो बेसिकली पूरा अगर हम बात करें तो हमारा पूरा क्या है, इकोसिस्टम दो चीजों से बना होता है, बायोटिक, नॉन बायोटिक, एबायोटिक, बायोटिक में लिविंग, एबायोटिक में नॉन लिविंग। अब ये पूरा सिस्टम एक दूसरे के साथ मिलकर काम करता है। ठीक है, वहां पे उनकी इंट्रैक्शन होती है और एक्सचेंज होता है मटेरियल्स का, देखो बेटा हमारे एयर में नाइट्रोजन है, ठीक है, बट वो नाइट्रोजन किसी काम की नहीं है, एज इन प्लांट्स उसे डायरेक्टली, या हम उसे डायरेक्टली कंज्यूम नहीं कर सकते। तो वो पहले कन्वर्ट होती है, सॉइल में जाके बैक्टीरिया उसको कन्वर्ट करता है, फिर प्लांट्स के अंदर वो जाती है, फिर प्लांट्स को हम खाते हैं, फिर वो हमारे अंदर आती है। तो देयर इज सर्कुलेशन ऑफ वेरियस सब्सटेंसेस, एक्सचेंज। आपने कार्बन साइकिल पढ़ी है क्लास 9th में, नाइट्रोजन साइकिल पढ़ी है, फॉस्फोरस साइकिल पढ़ी है, वाटर साइकिल पढ़ी है, कितना कुछ पढ़ा है आपने। तो बेटा इकोसिस्टम के अंदर एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंसेस चलता रहता है, वेरी गुड, लाइट, एयर, वाटर, टेम्परेचर, कितना सब कुछ चल रहा है एक्सचेंज। तो बेटा एक ऐसा ज्योग्राफिकल एरिया, डेजर्ट, फॉरेस्ट, माउंटेन, ओशन, लेक, पॉन्ड, ये सब क्या है, छोटे छोटे ज्योग्राफिकल एरिया है जहाँ पे एबायोटिक, बायोटिक कंपोनेंट एक साथ एग्जिस्ट करते हैं, दोनों एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, एक्सचेंज होता है सब्सटेंसेस का, उसको हम इकोसिस्टम बोलते हैं। इतनी बात आई समझ में? अब देखो, अब जैसा कि मैंने कहा पहले, यहाँ पे ना टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम हाँ, तो यहाँ पे मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दे देती हूँ इकोसिस्टम के, तो आप और रिलेट पर कर पाओगे। डेजर्ट इकोसिस्टम, ठीक है, डेजर्ट इकोसिस्टम, पॉन्ड इकोसिस्टम, पॉन्ड एक इकोसिस्टम है, ठीक है। इवन अगर मैं बात करूं, माउंटेन एक तरीके के इकोसिस्टम हो गए, लेक एक तरीके का इकोसिस्टम हो गया। तो देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम, ठीक है। अब कंपोनेंट्स के ऊपर आ जाते हैं। मैंने क्या कहा, मैंने कहा इकोसिस्टम मेनली दो कंपोनेंट से मिलकर बना होता है,
एबायोटिक कंपोनेंट जिसमें हमारे नॉन लिविंग चीजें आ जाती हैं, एंड बायोटिक कंपोनेंट में हमारी लिविंग चीजें आ जाती हैं। चाहे कोई भी इकोसिस्टम हो उसके अंदर दो चीजें मिलेंगी, abiotic component and biotic component. Abiotic component can further divided into two major categories, climatic and edaphic. Climatic मतलब जिन फैक्टर से किसी पर्टिकुलर एरिया का क्लाइमेट डिटरमाइन होता है उसको हम बोलते हैं क्लाइमेटिक फैक्टर, जैसे कि रेन, लाइट, विंड, टेम्परेचर। अब बेटा ये जो फैक्टर्स होंगे हर इकोसिस्टम के अलग होंगे। यार तुम जंगल में चले जाओ, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में चले जाओ, वहां पे बारिश ज्यादा होगी, डेजर्ट में कम होगी। ठीक है, लाइट की अगर मैं बात करूं तो डेजर्ट में जो लाइट होगी, रोशनी होगी, हीट होगी, टेम्परेचर होगा, वो सब अलग होगा। ठीक है ना, तुम वहां चले जाओ, क्या बोलते हो उन्हें, ग्रासलैंड्स में चले जाओ, सवानास चले जाओ, वहां पे कितनी जोर जोर की हवाएं चलती हैं। तो ये सब फैक्टर्स हर इकोसिस्टम में अलग अलग होंगे। अगर मैं एडाफिक की बात करूं बेटा, तो सॉइल से रिलेटेड जो चीजें होती हैं वो उसके एडाफिक कंपोनेंट्स में आ जाती हैं। वहां की सॉइल कैसी है, पीएच कैसा है सॉइल का, मिनरल्स कैसे हैं, टोपोग्राफी कैसे हैं, ये सब वहां के क्या हो गए बेटा, एबायोटिक कंपोनेंट्स हो गए। ठीक है, अब बायोटिक कंपोनेंट्स की बात करते हैं। अब जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स किसी इकोसिस्टम में मिल रहे हैं, चाहे वो प्लांट्स हो, चाहे वो एनिमल्स हो, चाहे वो बैक्टीरिया हो, चाहे वो प्रोटोजोआ हो, चाहे वो एल्गी हो, चाहे वो फंजाई हो, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हो बेटा, उनको हम मेजरली 3 कैटेगरीज के अंदर क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट कैटेगरी है हमारी प्रोड्यूसर्स की, सेकेंड कैटेगरी बेटा हमारी है कंज्यूमर्स की, एंड थर्ड कैटेगरी है हमारी डीकंपोजर्स की। ठीक है, आप ध्यान से सुनेंगे यहाँ पे बेटा, ध्यान से सुनेंगे। किसी भी इकोसिस्टम में जो ऑर्गेनिज्म खाना बनाने का काम करते हैं, किसी भी इकोसिस्टम में बेटा जो ऑर्गेनिजम्स खाना बनाने का काम करते हैं, उन ऑर्गेनिजम्स को हम बोलते हैं प्रोड्यूसर्स। जैसे कि प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करते हैं, लाइट को, कार्बन डाइऑक्साइड को, वाटर को यूज करके क्या करते हैं बेटा, खाना बनाने का काम करते हैं। तो इकोसिस्टम में प्रोड्यूसर्स का काम कौन करते हैं, हमारे प्लांट्स। ठीक है, अब कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो अपना खाना खुद नहीं बनाते, वो दूसरे ऑर्गेनिजम्स को खाते हैं, जैसे कि हमारे हर्बीवोरस एनिमल्स हो गए, कार्निवोरस हो गए, ओमनीवोरस हो गए। हम सब क्या है, जितने भी एनिमल्स हैं बेटा, हम सब कंज्यूमर्स में आ जाएंगे, हम प्लांट्स को खाते हैं। ठीक है, एंड जो ऑर्गेनिजम्स दूसरे एनिमल्स को खा रहे हैं वो भी कंज्यूमर्स हो गए। तो कंज्यूमर्स हो गए। अब कंज्यूमर्स 3 तरीके के हो सकते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शियरी कंज्यूमर्स एंड क्वार्टरली कंज्यूमर्स। इनको आगे डिस्कस करेंगे क्या होते हैं। डीकंपोजर्स क्या होते हैं बेटा, जब प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स मर जाते हैं बेटा, इनकी बॉडी के ऊपर एक्ट करके कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को सिंपल सब्सटेंसेस में कन्वर्ट करना, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में कन्वर्ट करने का काम करते हैं डीकंपोजर्स। अब ये कैसे होता है, यहाँ पे आके एक एक करके समझते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या कहा, ऑर्गेनिजम्स विच सिंथेसाइजेस फूड, वो हो गए प्रोड्यूसर्स। जैसे कि बेटा हमारे पास यहाँ पे कौन आ गया, हमारे ग्रीन प्लांट्स आ गए, ग्रीन प्लांट्स आ गए। इसके अलावा बेटा कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो प्रोड्यूसर्स की तरह एक्ट करते हैं, जैसे कि हमारे पास कुछ बैक्टीरिया, जैसे कि हमारे पास हो गया साइनोबैक्टीरिया। ये क्या है बेटा, ये फोटोसिंथेसिस करने वाला बैक्टीरिया होता है, पानी में पाया जाता है, पानी में रहते हैं बेटा, ये फोटोसिंथेसिस करते हैं। तो एक्वाटिक इकोसिस्टम में कुछ बैक्टीरिया प्रोड्यूसर्स की तरह भी एक्ट करते हैं। ठीक है, कंज्यूमर्स कौन से हो गए, व्हाट डू आई मीन बाय कंज्यूमर्स, ऑर्गेनिजम्स which consumes other living organisms, जो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को कंज्यूम करते हैं बेटा, वो कंज्यूमर्स की कैटेगरी के अंदर आ जाते हैं। आपने जो भी ऑर्गेनिजम्स पढ़े हैं ना बचपन में, जैसे कि हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, यहां पे लिख लेते हैं, हर्बीवोर्स हो गए बेटा, ये कंज्यूमर्स की कैटेगरी में आते हैं, प्लांट्स को खाते हैं, दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ठीक है, कार्निवोर्स हो गए, ये कंज्यूमर्स की कैटेगरी में आते हैं। ओमनीवोर्स हो गए, ये कंज्यूमर्स की कैटेगरी में आते हैं। ये सब के सब क्या है बेटा, कंज्यूमर्स की कैटेगरी में आ जाते हैं। किसी भी इकोसिस्टम में दूसरे ऑर्गेनिजम्स को खाने वाले ऑर्गेनिजम्स को हम कंज्यूमर्स बोलते हैं। अब ये डीकंपोजर्स कौन सी बला है, इसको समझते हैं। यहाँ पे व्हाट आर डीकंपोजर्स,
माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फाउंड in an microorganisms found in an ecosystem which converts organic matter into inorganic substances। ठीक है, ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो क्या करते हैं, ऑर्गेनिक मैटर को इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं, उनको हम डीकम्पोजर्स बोलते हैं। जैसे तुमने पढ़ा होगा बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल, तो हम बोलते हैं ना ये नेचुरल चीजें हैं, अगर इनको सॉइल में छोड़ देंगे तो डीकम्पोजर्स इनको डीकम्पोज कर देंगे और वो सब क्या हो जाएगा, सॉइल के साथ मिक्स हो जाएगा। तो बेसिकली व्हाट दे आर डूइंग, वो ऑर्गेनिक मैटर जो भी प्रेजेंट है बेटा उनके अंदर, उसको कन्वर्ट कर देते हैं इनऑर्गेनिक मैटर में। यानी कि जो भी कार्बन बेस्ड चीजें हैं, नाइट्रोजन है, कार्बन है, ये सब उसको डीकम्पोज करके मिनरल्स की फॉर्म में अवेलेबल करा देते हैं सॉइल के अंदर, उसको सब तोड़ देते हैं ये। ठीक है, तो इसमें कौन आ जाएगा, इसमें कौन से ऑर्गेनिजम्स आ जाएंगे बेटा, डीकम्पोजर्स में कौन कौन आ जाएगा, डीकम्पोजर्स में बेटा हमारा फंजाई आ जाते हैं, जैसे कि सेप्रोफिटिक, जो हमारे सेप्रोफिटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो आ जाते हैं हमारे डीकम्पोजर्स की कैटेगरी में। जैसे कि बेटा हमारा मशरूम हो गया, ठीक है, हमारा मशरूम हो गया, या दूसरे फंजाई हो गए, ईस्ट वगैरह हो गए। ठीक है, या हमारे पास कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो सेप्रोफिटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ये डीकम्पोज करते हैं। ठीक है, ये बात आई समझ, थैंक यू सो मच, हैप्पी मदर्स डे आपको भी। ठीक है, थैंक यू सो मच। बच्चे कह रहे हैं हैप्पी मदर्स डे मैम, यू आर लाइक मॉम टू अस, थैंक यू सो मच, इतनी इज्जत, इतना प्यार। ठीक है, मेरा हैप्पी बर्थडे नहीं है आज, मेरा हैप्पी बर्थडे जुलाई में आता है। ठीक है, और इससे पहले तुम पूछो कब आता है तो पहले बता देती हूँ, 24 जुलाई को आता है मेरा बर्थडे, विश कर देना। ठीक है, चलो अब यहाँ पे हैप्पी बर्थडे करना बंद करो मेरा। इतने नालायक बच्चे हो तुम, किसी बच्चे ने कहा हैप्पी बर्थडे और दूसरा बच्चा पेस्ट्री बना बना के भेजे जा रहा है। क्या हो यार तुम। प्लैंकटन क्या होता है, व्हाट इज प्लैंकटन? हाँ भाई, आवाज आ रही है, जल्दी बताओ मुझे, आवाज आ रही है प्यारे बच्चों, फटाफट से बताओ। केक पेस्ट्री खा लिया मैंने, इतनी केक पेस्ट्री खा ली, मेरा पेट भर गया है बिल्कुल, डिनर भी नहीं करूंगी आज मैं घर जाके, इतनी केक पेस्ट्री खिला दी आज तुम लोगों ने मेरे को। ठीक है, चलो, तो मैं क्या बोल रही थी, हाँ, तो बच्चे पूछ रहे हैं प्लैंकटन क्या होते हैं। वाटर के सरफेस पे कुछ छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स फ्लोट करते रहते हैं, वो सनलाइट को यूज करके फोटोसिंथेसिस करते हैं और खाना बनाते हैं, उनको हम प्लैंकटन या फिर फाइटोप्लैंकटन बोलते हैं। ठीक है, उनको प्लैंकटन या फाइटोप्लैंकटन बोलते हैं। अच्छा, चलते हैं बेटा, ये समझ आ गया। तो किसी भी इकोसिस्टम में 3 तरीके के ऑर्गेनिजम्स मिलेंगे, प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स, डीकम्पोजर्स। ठीक है, तो जो भी ऑर्गेनिज्म किसी इकोसिस्टम में मिल रहा है, हम उनको इन तीनों कैटेगरीज में से किसी एक कैटेगरीज के अंदर रख सकते हैं। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं, टाइम इतना हमारे पास नहीं है तो फटाफट यहाँ पे करते हैं। तो देखो बेटा, हमने क्या कहा, जो ऑर्गेनिजम्स अपना खाना खुद बनाते हैं वो आ गए प्रोड्यूसर्स की कैटेगरी में। जैसे कि बेटा यहाँ पे क्या हो गया, प्लांट।
अब प्लांट को जो खाएंगे बेटा वो हो गए प्राइमरी कंज्यूमर, प्लांट को जो खाएंगे वो क्या हो गए बेटा, वो हो गए प्राइमरी कंज्यूमर। अब प्लांट को कौन खाएगा, जैसे मान लो यहाँ पे हमारे पास प्लांट को खाने वाला यहाँ पे ग्रास हॉपर है, ठीक है, तो ग्रास हॉपर क्या है, ग्रास हॉपर बेटा यहाँ पे प्राइमरी कंज्यूमर की कैटेगरी में आ जाएगा। अब जो प्राइमरी कंज्यूमर होते हैं ना बेटा, जो प्राइमरी कंज्यूमर होते हैं दे आर ऑलवेज हर्बीवोर। जो प्राइमरी कंज्यूमर की कैटेगरी पे आएगा वो हमेशा क्या होगा, हमेशा हर्बीवोर होगा। उसके बाद बेटा ग्रास हॉपर को कौन खाएगा, जरा आप मुझे बताओ, हु विल ईट दी ग्रास हॉपर, ग्रास हॉपर को कौन खाएगा। फॉर एग्जाम्पल बेटा ग्रास हॉपर को खाया स्नेक ने, तो स्नेक को हम रखेंगे इन द कैटेगरी ऑफ सेकेंडरी कंज्यूमर, ठीक है, इन द कैटेगरी ऑफ सेकेंडरी कंज्यूमर। अब सेकेंडरी कंज्यूमर की कैटेगरी में आने वाला ऑर्गेनिज्म, सेकेंडरी कंज्यूमर की कैटेगरी में आने वाला ऑर्गेनिज्म क्या होगा बेटा, इट कैन बी अ कार्निवोर, और वो क्या हो सकता है, वो ओमनीवोर भी हो सकता है, बट वो कभी भी हर्बीवोर नहीं होगा। क्या ये बात हुई क्लियर, क्या ये बात हुई क्लियर, ठीक है। उसके बाद बेटा अब मान लो स्नेक को किसने खा लिया, स्नेक को खा लिया किसी ईगल ने, स्नेक को खा लिया किसी ईगल ने, ठीक है, तो ये तीसरी कंज्यूमर है, तो दिस विल बी नोन एज टर्शरी कंज्यूमर। अब टर्शरी कंज्यूमर जो होगा बेटा अगेन ये कार्निवोर भी हो सकता है और ये ओमनीवोर भी हो सकता है। तो ये बात आई समझ। प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी कंज्यूमर क्या होते हैं, प्रोड्यूसर को खाने वाला ऑर्गेनिज्म प्राइमरी, प्राइमरी को खाने वाला सेकेंडरी और सेकेंडरी को खाने वाला टर्शरी, ठीक है, ये बात आई समझ। चलो आगे चलते हैं बेटा। अब यहाँ पे टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम की बात करते हैं। इकोसिस्टम दो तरीके के हो सकते हैं, नेचुरल इकोसिस्टम एंड आर्टिफिशियल इकोसिस्टम, ठीक है, टर्शरी नेचुरल इकोसिस्टम एंड आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। बेटा जिस इकोसिस्टम को मेंटेन करने के लिए कोई भी ह्यूमन एफर्ट रिक्वायर्ड ना हो उसको हम बोल देते हैं नेचुरल इकोसिस्टम। नो ह्यूमन एफर्ट इज रिक्वायर्ड, इसको मेंटेन करने के लिए बेटा हमें ह्यूमन एफर्ट नहीं लगाना पड़ता। आर्टिफिशियल इकोसिस्टम को मेंटेन करने के लिए ह्यूमन एफर्ट इज रिक्वायर्ड। देखो बेटा यहां पे ध्यान से देखेंगे, जैसे कि हमारा अगर मैं बात करूं अब हमारे नेचुरल इकोसिस्टम दे कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज, टेरेस्ट्रियल एंड एक्वाटिक। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में वी हैव ग्रासलैंड्स, फॉरेस्ट, डेजर्ट्स। एक्वाटिक इकोसिस्टम में बेटा हमारे पास मरीन आ गया, मरीन इकोसिस्टम एंड फ्रेश वाटर इकोसिस्टम। मरीन इकोसिस्टम में बेटा हमारे पास आ जाएंगे, मरीन इकोसिस्टम में बेटा हमारे पास आ जाएंगे हमारे सी, ओशंस, ये सब, ठीक है, एस्चुरीज। फ्रेश वाटर में बेटा हमारे पास लेक आ जाएंगी, पॉन्ड्स आ जाएंगे, रिवर्स आ जाएंगी, ठीक है। उसके बाद बेटा आर्टिफिशियल इकोसिस्टम में बेटा एग्रीकल्चर फील्ड्स आ गई, एक्वेरियम आ गया, पोल्ट्री फार्म आ गया, जू आ गया। अब देखो बेटा इन सभी के अंदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स मिलते हैं। एग्रीकल्चर फील्ड देख लो, एग्रीकल्चर फील्ड में प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स के अलावा बेटा वहां पे कुछ इंसेक्ट्स होंगे, कुछ पेस्ट्स होंगे, अर्थवॉर्म्स होंगे, सब लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, ठीक है। अब बट हमारी फील्ड के अंदर सॉइल के अंदर मिनरल्स कैसे होंगे, ठीक है, वहां पे कब कितना पानी देना है, ठीक है, और ये सब चीजें हम खुद कंट्रोल करते हैं। गार्डन हो गया या फिर एक्वेरियम हो गया बेटा, अगर मैं एक्वेरियम की बात करूं उसके अंदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, देखो जरा इसको, उसके अंदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, फिशेज है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स के नाम पे अगर हम बात ही कर रहे हैं तो प्लांट्स भी हैं, ठीक है। अगर एबायोटिक कंपोनेंट्स की बात करें तो वाटर भी है, सॉइल भी है, स्टोन्स भी है, ठीक है, बाहर से लाइट भी है, सब कुछ है, ठीक है। तो क्या मैं इसको इकोसिस्टम बोलूंगी, बिल्कुल बोलूंगी, बट इसको मेंटेन करना पड़ता है, ह्यूमन एफर्ट लगाना पड़ता है, तो इसीलिए बेटा ये किस में आ गया, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम में आ गया। तो यहाँ पे बेटा ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, आप प्लीज इनको पढ़ना एंड इन पे फोकस करना, ठीक है। आगे चलते हैं बेटा। अब इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया था थोड़े साल पहले बोर्ड के एग्जाम में, do not clean ponds or lakes but an aquarium needs to be cleaned, explain, ठीक है। तो बेटा हम कभी पॉन्ड या लेक को ऐसे जाके डेली साफ नहीं करते हैं, बट अगर हम बात करें
अगर हम बात करें तो हमें एक्वेरियम को क्लीन करना पड़ता है। क्यों? एक्वेरियम जो है बेटा वो क्या है, वो एग्जाम्पल है इनकम्प्लीट आर्टिफिशियल इकोसिस्टम का। ये आर्टिफिशियल इकोसिस्टम तो समझ आ गया मैम, क्योंकि इसको मेंटेन करना पड़ता है, हमें हर दूसरे तीसरे दिन इसका पानी साफ करना पड़ता है, ठीक है, इसलिए मैम ये क्या है, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है। बट मैम ये इनकम्प्लीट इकोसिस्टम का क्या मतलब है? मैम इनकम्प्लीट मतलब देखो यहाँ पे प्रोड्यूसर्स तो हैं, कंज्यूमर्स तो हैं, बट यहाँ पे डीकम्पोजर्स नहीं है, इसलिए क्या हो गया, ये क्या हो गया बेटा, ये इनकम्प्लीट आर्टिफिशियल इकोसिस्टम का एग्जाम्पल हो गया। अब एक्वेरियम में होता क्या है बेटा, जो भी खाना आप इन मछलियों को डालते हो, बहुत सारा फूड क्या होता है, अनईटन रह जाता है, या फिर कोई फिशेस ने जो वेस्ट वगैरह जनरेट किया वो सब पानी में आता है। अनईटन फूड, जो भी वेस्ट उन्होंने बनाया वो सब पानी के अंदर रहता है, और पानी के अंदर अनट्रीटेड पड़ा रहता है। क्यों? क्योंकि वहां पे क्या है, लैक है, देयर इज एब्सेंस ऑफ डीकम्पोजर्स, ठीक है। अब जिसकी वजह से पानी के अंदर वो गंदगी इकट्ठी होती रहती है, एंड वो पानी क्या होता है, टॉक्सिक हो जाता है। अब पानी अगर टॉक्सिक हो गया तो थोड़े दिन में उस पानी में रह के मछलियां भी मर जाएंगी। हम नहीं चाहते, क्योंकि हम बहुत प्यार से मछलियां खरीद के लाए हैं अपने घर पे, तो इसीलिए हमें एक्वेरियम का पानी साफ करना पड़ता है, ठीक है, करना पड़ता है। पेपर में क्या लिखोगे, ऐसे लिखोगे पेपर में आंसर, मेरी कोई मैरिज एनिवर्सरी नहीं है आज, मेरी मैरिज ही नहीं हुई है भाई, तुम क्यों मुझे मैरिज एनिवर्सरी विश कर रहे हो, मुझे ये बताओ जरा, है पता नहीं क्या ही बच्चे हो। चलो, ये बात आई समझ में, ये बात आई समझ में। आई बात समझ में? चलो आगे चलते हैं। अब इकोसिस्टम काम कैसे करता है, हमने बोल दिया इकोसिस्टम के अंदर लिविंग थिंग्स हैं, इकोसिस्टम के अंदर नॉन लिविंग थिंग्स हैं, ठीक है, दोनों चीजें, बट वह काम हो कैसे रहा है, व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग देयर, हो क्या रहा है भाई। ये एक पन्ना है एनसीईआरटी की किताब का, ये जरूरी है, इसको समझ लिया तो तुमने ये समझ लिया कि इकोसिस्टम काम कैसे कर रहा है। इसमें चांद सूरज सितारे सब लगा लो, ठीक है। अब तुम हैप्पी मदर्स डे शुरू हो गए, हाँ भाई मम्मियों का तो आज दिन है, सारी मम्मियों को हैप्पी मदर्स डे, ये सही है, पर बेटा परसों पेपर भी है, उस पर भी ध्यान दे लो जरा। चलो अब देखो बेटा फटाफट से इसको पढ़ो, यहाँ पे पहला पॉइंट क्या लिखा है, जो प्रोड्यूसर्स होते हैं कि भी किसी भी इकोसिस्टम में, सबसे पहले क्या होता है, जो प्रोड्यूसर्स होते हैं जैसे कि ग्रीन प्लांट्स, वो क्या करते हैं, वो लाइट एनर्जी को, रेडिएंट एनर्जी का क्या मतलब है, लाइट एनर्जी को यूज करके, मिनरल्स को यूज करके सॉइल से लेते हैं वो, ठीक है, और एरियल एनवायरनमेंट से CO2 को लेते हैं और क्या करते हैं, ऑर्गेनिक मैटर बनाते हैं। इसका क्या मतलब है, वो ये कह रहा है, वो ये कह रहा है कि बेटा मान लो ये क्या है, ये हमारा एक प्लांट है, ठीक है, ये एक प्लांट है, वो ये कह रहा है कि प्लांट जो होते हैं, हमारा हमारा प्लांट क्या है, क्या कर रहा है बेटा, वो सन से आने वाली लाइट एनर्जी को यूज कर रहा है, लाइट एनर्जी को यूज कर रहा है, ठीक है, सॉइल में से क्या है बेटा, मिनरल्स, सॉइल में क्या होते हैं बेटा, मिनरल्स होते हैं, सॉइल से बेटा वो मिनरल्स ले रहा है, सन से वो सनलाइट ले रहा है, सॉइल से बेटा वो क्या ले रहा है, मिनरल्स ले रहा है, एयर से क्या कर रहा है बेटा, वो CO2 ले रहा है, ठीक है, सॉइल से बेटा वो वाटर ले रहा है, इन सब चीजों को यूज करके क्या करता है बेटा, वो फोटोसिंथेसिस करता है। क्या करता है बेटा प्लांट, इन सब चीजों को यूज करके फोटोसिंथेसिस करता है, प्लांट इन सब चीजों को यूज करके फोटोसिंथेसिस करता है। और यहां पे अगर मैं आपको एक बात बताऊं, फोटोसिंथेसिस करने के लिए प्लांट सिर्फ और सिर्फ 1% एनर्जी, 1% सोलर एनर्जी इज यूटिलाइज्ड। बेटा सन से जितनी भी एनर्जी आ रही है ना, सन से जितनी भी सोलर एनर्जी आ रही है, प्लांट उसका सिर्फ 1% ही यूज करते हैं फोटोसिंथेसिस करने के लिए, सिर्फ 1% ही यूज करते हैं फोटोसिंथेसिस करने के लिए, ठीक है। चलो अब प्लांट फोटोसिंथेसिस करते हैं तो क्या मिलता है, प्लांट जब फोटोसिंथेसिस करते हैं तो भाई क्या मिलता है, सनलाइट, CO2, वाटर, मिनरल्स, क्लोरोफिल सब यूज करके, ठीक है, क्या मिलता है बेटा,
खाना मिलता है, खाना मिलता है ग्लूकोज की फॉर्म में, ठीक है, ग्लूकोज की फॉर्म में। ग्लूकोज क्या है भाई? ग्लूकोज ऑर्गेनिक मैटर है, ऑर्गेनिक मैटर है। तुमने क्लास 10th में कार्बन कंपाउंड्स पढ़ा है, तुमने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वहां पे टर्म जरूर सुना होगा। क्या होते हैं बेटा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स? भाई जिसमें कार्बन हो, हाइड्रोजन हो, ऑक्सीजन हो, उनको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोलते हैं। तो ग्लूकोज क्या है? ग्लूकोज होता है C6H12O6। अब तुम मुझे खुद बताओ, इसके अंदर कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड हुआ कि नहीं हुआ? ये ऑर्गेनिक कंपाउंड हुआ कि नहीं हुआ? तो भाई प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करके ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाते हैं, ठीक है भाई। सबसे पहला स्टेप ये हो गया, इकोसिस्टम में खाना बन चुका है। अब दूसरे एनिमल्स जो होंगे वो प्लांट्स को और दूसरे एनिमल्स को खाएंगे, ठीक है, और खाने की फॉर्म में उनसे एनर्जी मिलेगी, खाने की फॉर्म में बेटा उनको उनसे एनर्जी मिलेगी। अब क्या होगा बेटा, कंज्यूमर्स ने खाना खा लिया, अब बारी आएगी किसकी? डीकंपोजर्स की, बारी आएगी किसकी? डीकंपोजर्स की। अब जब बेटा ये प्लांट्स प्रोड्यूसर्स और जब ये कंज्यूमर्स मर जाएंगे, इनकी डेड बॉडी है, इनकी डेड बॉडी में ढेर सारा ऑर्गेनिक मैटर है, उसको डीकंपोज करने का काम हमारे डीकंपोजर्स करेंगे, डीकंपोजर्स करेंगे। यहाँ पे इसको समझते हैं बेटा, ठीक है। अब देखो मैंने क्या कहानी सुनाई, मैंने सुनाई कहानी कि हमारे प्रोड्यूसर्स हैं, प्रोड्यूसर सनलाइट यूज कर रहे हैं, फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं, वाटर यूज कर रहे हैं, मिनरल्स यूज कर रहे हैं, CO2 वाटर सब यूज करके खाना बना रहे हैं। इस खाने को प्राइमरी कंज्यूमर खा रहा है, प्राइमरी कंज्यूमर को सेकेंडरी कंज्यूमर खा रहा है, सेकेंडरी कंज्यूमर को टर्शरी कंज्यूमर खा रहा है, टर्शरी को यहाँ पे क्वार्टरनरी कंज्यूमर खा रहा है, ठीक है भाई, खा रहे हैं। अब एक टाइम आएगा, हो सकता है कि ये मर जाएगा, हो सकता है ये मर जाएगा, हो सकता है ये मर जाएगा, ये मर जाएगा, ठीक है। चलो यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं कि ये मर गया, इसकी डेथ हो गई। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, इसकी डेथ हो गई है, ठीक है, अब ये डेड है। डीकंपोजर्स क्या करते हैं? डीकंपोजर्स क्या करते हैं? यहाँ पे बैठ के लिख देते हैं, यहाँ पे बैठ के लिख देते हैं, act on dead and decaying, act on dead and decaying matter, ठीक है। अब बेटा क्या होगा, मान लो ये ईगल की डेथ हो गई है, ये मर गई है, अब इसकी डेड बॉडी है, इसकी डेड बॉडी पे डीकंपोजर जाके क्या करेंगे बेटा? एक्ट करेंगे। इसकी बॉडी के अंदर जो भी, इसकी बॉडी के अंदर जो भी ऑर्गेनिक मैटर होगा उसको जाके तोड़ेंगे, उनको ब्रेक डाउन करेंगे। आपको पता है बेटा, रेस्ट इन पीस कार्निवोर, यस कार्निवोर रेस्ट इन पीस हो गया, ठीक है। अब बेटा इनकी बॉडी के अंदर जो भी ऑर्गेनिक मैटर होगा, ऑर्गेनिक मैटर होगा, जैसे मान लो बेटा C6H12O6 होगा, ये एक डीकंपोजर जाके उसके ऊपर क्या करेंगे बेटा? एक्ट करेंगे, उनको अपने डाइजेस्टिव एंजाइम्स की मदद से डाइजेस्ट करेंगे और कन्वर्ट कर देंगे। जैसे कि बेटा CO2 निकलेगा उसमें से, ठीक है, उसमें से वाटर निकलेगा, ठीक है। अब ये सब सब्सटेंसेस अलग हो जाएंगे। हो सकता है इसके अंदर क्या हो, प्रोटीन्स हो, उनको तोड़ेंगे तो बेटा उसमें से जो न्यूट्रिएंट्स होंगे, ठीक है, आयरन, कार्बन, सॉरी आयरन, कैल्शियम, ये सब सब्सटेंसेस बेटा सब निकल के कहाँ आ जाएंगे? सॉइल में आ जाएंगे, ठीक है, क्योंकि डीकंपोजर सॉइल में सब तोड़ रहे हैं, इनकी बॉडी सॉइल में पड़ी हुई है, कार्निवोर की बॉडी सॉइल में पड़ी हुई है, डीकंपोजर उसके ऊपर एक्ट कर रहा है, एक्ट कर रहा है, सब टूट टूट के सॉइल में आ रहा है। अब प्लांट क्या करते हैं? सॉइल से पानी एब्जॉर्ब करते हैं, सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट्स आ गए, न्यूट्रिएंट किसकी वजह से आए? डीकंपोजर्स की वजह से आए। अगर डीकंपोजर्स इसकी बॉडी को नहीं ब्रेक करते तो वो न्यूट्रिएंट्स नहीं आते, न्यूट्रिएंट्स नहीं आते तो प्लांट की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कैसे होती? क्योंकि प्लांट को न्यूट्रिएंट सॉइल से मिलते हैं, नाइट्रोजन हो गया, पोटेशियम हो गया, फास्फोरस हो गया, ये सब कुछ इनको कहाँ से मिलता है? सॉइल से मिलता है। तो अब तुम जरा सोचो, जरा अगर डीकंपोजर्स इन ऑर्गेनिजम्स को डीकंपोज नहीं करेंगे, ठीक है, तो बेटा ये सब न्यूट्रिएंट सॉइल में नहीं आएंगे, और अगर न्यूट्रिएंट सॉइल में नहीं आएंगे तो प्लांट की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट नहीं होगी, और अगर प्लांट की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट नहीं होगी तो प्लांट्स खाना नहीं बनाएंगे, प्लांट्स अगर खाना नहीं बनाएंगे तो प्राइमरी कंज्यूमर को खाना नहीं मिलेगा, प्राइमरी कंज्यूमर को खाना नहीं मिलेगा तो सेकेंडरी कंज्यूमर को कहाँ से खाना मिलेगा? सेकेंडरी को नहीं मिलेगा तो टर्शरी को कहाँ से मिलेगा? टर्शरी को नहीं मिलेगा तो भाई क्वार्टरनरी को कहाँ से मिलेगा? और क्वार्टरनरी को खाना नहीं मिला तो भाई क्या होगा?
डिकम्पोजर्स किसको डिकम्पोज करेंगे। तो बेटा पूरी एक साइकिल बनी हुई है, हर ऑर्गेनिज्म किसी ना किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंडेंट है, ठीक है, दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंडेंट है। ये बात आ गई समझ, ठीक है। चलो अब आगे समझते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा था, जो लिखा है, जो बताया है वही लिखा है। जो प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं वो मर जाते हैं, दे डाई। फिर डिकम्पोजर्स क्या करते हैं, जैसे कुछ बैक्टीरिया फंजाई क्या करते हैं, उनके डेड बॉडीज के ऊपर एक्ट करते हैं, उनको डिकम्पोज करते हैं, और उनको डिकम्पोज करने पे उनकी बॉडी में से कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और मिनरल्स निकलते हैं, जो वापस एयर में, वाटर में जाके प्लांट्स दोबारा से उनको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है। चलो अब आगे चलते हैं। अब बेटा यहाँ पे हमारा कंसेप्ट आ जाता है फूड चेन का। अरे 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 ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, नोट खोल लिया जाए। अरे बाप रे, हेल्प हेल्प हेल्प, व्हाट इज दिस। एक सेकेंड, कैन एनीवन प्लीज हेल्प मी, व्हाट जस्ट हैपेंड। हाँ जी, वी आर बैक अगेन, वी आर बैक अगेन, आ गया, थैंक यू सो मच, सॉरी। वैसे बोलते हैं ना मेट्रो में, यार क्या स्टेशन पे बोलते, रेलवे स्टेशन पे, हमें खेद है, विलय के लिए हमें खेद है, ठीक है। चलो यहाँ पे बेटा लिखना शुरू करते हैं। हाँ जी, तो हम क्या बोल रहे थे, हम बोल रहे थे फूड चेन, फूड चेन की बात हो रही थी। भाई फूड चेन तुम बचपन से पढ़ते आ रहे हो, ठीक है, फूड चेन तुम कोई भूत भूत नहीं आया है, ठीक है, कोई भूत नहीं आया है। चलो फूड चेन की बात करें बेटा, फूड चेन सिंपली क्या है, एक सीक्वेंस है जो कि हमें ये बताता है कौन किसको खाएगा, कौन किसको खाता है। अगर हम जनरली किसी भी इकोसिस्टम की बात करें तो वहां पे अलग अलग तरीके के ऑर्गेनिज्म है एंड एक स्पेसिफिक पैटर्न है। हमें पता है कि भाई अगर एक गार्डन की बात हो रही है तो गार्डन में घास को खाने वाली बकरी है, ठीक है, तो उसको बकरी खाती है, बकरी को हम खा लेते हैं। तो एक स्पेसिफिक पैटर्न है जिसमें कोई ना कोई ऑर्गेनिज्म किसी ना किसी ऑर्गेनिज्म को खाता है। नाउ दैट सीक्वेंस ऑफ हु ईट्स हुम इज कॉल्ड फूड चेन। कैसे लिखेंगे, फूड चेन क्या होता है, एक लीनियर सीक्वेंस होता है ऑर्गेनिजम्स का, जो कि ये रिप्रेजेंट करता है कौन सा ऑर्गेनिज्म किसको खाता है एक इकोसिस्टम में। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दिख रहा है हमें, फूड चेन बनाने के लिए आपको पेपर में आ सकती है, आपको कहा जाएगा कि फूड चेन बना के दिखाओ, ठीक है, गार्डन इकोसिस्टम की, फूड चेन बना के दिखाओ एक्वेटिक इकोसिस्टम की, ठीक है। तो यहाँ पे देखो बेटा, यहाँ पे फूड चेन है, यहाँ पे एक प्लांट है, प्लांट को डियर ने खाया, डियर को लायन टाइगर ने खाया। उसके अलावा बेटा यहाँ पे क्या है, गार्डन इकोसिस्टम की है, ये फॉरेस्ट इकोसिस्टम की फूड चेन हो गई। ये किस इकोसिस्टम की फूड चेन है, ये फॉरेस्ट इकोसिस्टम की फूड चेन है पहले वाली, ठीक है। ये ग्रासलैंड इकोसिस्टम की फूड चेन है, ग्रास है, ग्रास को ग्रास हॉपर ने खाया, ग्रास हॉपर को फ्रॉग ने, फ्रॉग को स्नेक ने, स्नेक को ईगल ने, ठीक है। तो ये ग्रासलैंड इकोसिस्टम की फूड चेन है। उसके बाद बेटा ये एक्वाटिक इकोसिस्टम की फूड चेन हो गई। ये क्या है बेटा, प्लांट है, एक्वाटिक प्लांट है, एक्वाटिक प्लांट को स्कॉर्पियो ने खाया, स्कॉर्पियो को एक छोटी फिश ने खाया, छोटी फिश को किसी एक्वाटिक बर्ड टाइप जैसे होती है ना जो पानी के आसपास रहती है, जैसे कि फ्लेमिंगोज हो गए, पेलिकन्स हो गए, इनको खा लिया। तो ये क्या हो गई बेटा, ये पॉन्ड इकोसिस्टम की समझ लो, चलो ये पॉन्ड इकोसिस्टम की फूड चेन हो गई, ठीक है। इस तरीके से अब इकोसिस्टम से रिलेटेड एक टर्म होता है जिसको हम बोलते हैं ट्रॉफिक लेवल। ट्रॉफिक लेवल, अब ट्रॉफिक लेवल इस लाइक जैसे हमारी बिल्डिंग्स में क्या होते हैं, फ्लोर्स होते हैं, है ना, हमें पता रहता है भाई ये बिल्डिंग है, ग्राउंड फ्लोर पे पार्किंग है, फर्स्ट फ्लोर पे रिसेप्शन है, सेकंड फ्लोर पे हमारा क्या है, लेट्स से डाइनिंग एरिया है, थर्ड फ्लोर पे रूम्स है, एंड उसके बाद छत पे क्या है, टेरेस पे क्या है, स्विमिंग पूल है। तो हर लेवल पे कुछ ना कुछ क्या है, असाइंड है, हर लेवल पे कुछ ना कुछ असाइंड है। इन अ वेरी सेम वे, किसी भी इकोसिस्टम में, किसी भी इकोसिस्टम की अगर हम बात करें, किसी भी इकोसिस्टम की अगर हम बात करें
तो हर इकोसिस्टम में क्या है, फूड चेन है। अब फूड चेन में कौन सा ऑर्गेनिज्म किस किस फ्लोर पे प्रेजेंट है, ये उसका क्या हो जाता है, ये उसका ट्रॉफिक लेवल हो जाता है। कौन सा ऑर्गेनिज्म कौन सी पोजीशन को एक्वायर कर रखा है, ये उसका क्या है, ट्रॉफिक लेवल है। अब देखो बेटा, जैसे कि हमारे पास यहाँ पे एक फूड चेन है, ग्रास, सबसे पहले ग्रास होती है। तो बेटा फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे हमेशा और हमेशा कौन होते हैं, प्लांट्स होते हैं। तो ग्रास क्या है, फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे है। ग्रास को किसने खाया, ग्रास हॉपर ने। तो बेटा सेकंड ट्रॉफिक लेवल पे यहाँ पे ग्रास हॉपर है। फ्रॉग, अब आप खुद बताओ, ग्रास से शुरू हुई थी फूड चेन, ग्रास को ग्रास हॉपर ने खाया, ग्रास हॉपर को फ्रॉग ने खाया, तो फ्रॉग थर्ड ट्रॉफिक लेवल पे है। फ्रॉग को स्नेक ने खाया, तो स्नेक फोर्थ ट्रॉफिक लेवल पे है। अब स्नेक को ईगल ने खाया, तो भाई ईगल फिफ्थ ट्रॉफिक लेवल पे है। ठीक है, वैसे ही बेटा यहाँ पे एक एक्वाटिक फूड चेन बनाई गई है। यहाँ पे एक टर्म लिखा हुआ है, प्लैंकटन एंड फाइटोप्लैंक्टन, सॉरी फाइटोप्लैंक्टन एंड जूप्लैंक्टन। ठीक है, ये क्या होते हैं बेटा, ये माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म, फ्री फ्लोटिंग फोटो सिंथेटिक माइक्रोब्स, पानी के सरफेस पे बहुत ही छोटे छोटे माइक्रोब्स बेटा फ्लोट करते हैं। बहुत ही छोटे छोटे माइक्रोब्स क्या करते हैं, फ्लोट करते हैं। ये फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, यानी कि ये प्रोड्यूसर्स हैं। तो बेटा फाइटोप्लैंक्टन को हमने फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे रखा है। ठीक है, फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे रखा है। उसके बाद फाइटोप्लैंक्टन्स को खाने वाले ऑर्गेनिजम्स को हम जूप्लैंक्टन्स बोलते हैं। फाइटोप्लैंक्टन्स को खाने वाले ऑर्गेनिजम्स को हम जूप्लैंक्टन्स बोलते हैं। जूप्लैंक्टन्स को स्मॉल फिश खाएगी, स्मॉल फिश को लार्ज फिश, और उससे भी बड़ी फिश को शार्क खा लेगी। ठीक है, अब बेटा देखो यहाँ पे आपको एक चीज हमेशा याद रखनी है, फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे हमेशा और हमेशा हमारे कौन आएंगे, प्रोड्यूसर्स। आपको ये चीज कभी नहीं भूलनी, किसी भी फूड चेन के अंदर फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल इज ऑलवेज ऑक्यूपाइड बाय प्रोड्यूसर्स। सेकंड ट्रॉफिक लेवल पे हमेशा और हमेशा हमारे कौन आएंगे, प्राइमरी कंज्यूमर्स, क्योंकि प्रोड्यूसर्स को खाने वाले ऑर्गेनिज्म सेकंड ट्रॉफिक लेवल पे होंगे, एंड प्रोड्यूसर्स को जो खाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर। वैसे ही बेटा थर्ड ट्रॉफिक लेवल पे हमेशा और हमेशा हमारे सेकेंडरी कंज्यूमर्स होंगे। सेकेंडरी कंज्यूमर्स को खाने वाले ऑर्गेनिज्म फोर्थ ट्रॉफिक लेवल पे होते हैं। फोर्थ ट्रॉफिक लेवल मतलब हमारा टर्शरी कंज्यूमर, एंड ये हमारा क्वार्टरनरी कंज्यूमर। ठीक है, जो सबसे ऊपर होता है बेटा उनको हम जनरली उनको टॉप प्रीडेटर्स भी बोलते हैं। ठीक है, स्टूडेंट्स आर गिविंग सो मच ऑफ लव टू मी, दे आर सेइंग लव यू मैम, यू आर द बेस्ट, थैंक यू सो मच। ठीक है, अब बच्चे यहाँ पे कह रहे हैं मैम यहाँ पे फूड चेन में एरोस गलत है। क्यों भाई, एरोस बिल्कुल सही है, यही हमको यहाँ पे समझना है। अगली स्लाइड इसी बारे में है, आ जाओ फटाफट से। अब देखो यहाँ पे मैं एरोस बनाऊंगी। अब आपको इस चीज को ध्यान से सुनना है। अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा, हमने पढ़ा भाई फूड चेन होती है, ग्रीन प्लांट्स होते हैं जो कि प्रोड्यूसर्स की तरह काम करते हैं, खाना बनाते हैं इकोसिस्टम में, और इनको फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे रखा गया है। प्रोड्यूसर्स को खाते हैं प्राइमरी कंज्यूमर्स, और मेरी जो एरो है वो गई प्राइमरी कंज्यूमर की तरफ। अब मैंने ये एरो इधर क्यों बनाई, देखो बेटा प्रोड्यूसर्स हैं, प्लांट्स ने खाना बनाया, खाना मतलब फूड मतलब एनर्जी। हम खाना क्यों खाते हैं, क्योंकि फूड से हमें एनर्जी मिलती है ना। तो जब मैंने प्लांट को खाया, प्लांट के अंदर जो भी एनर्जी थी वो मेरी बॉडी के अंदर आ गई, सही बात है। तो मैंने फूड की फॉर्म में एनर्जी ली, तो बेटा प्लांट से एनर्जी निकल के प्राइमरी कंज्यूमर के अंदर गई है। ठीक है, प्राइमरी कंज्यूमर के अंदर गई है। अब सोचो जैसे ग्रास हॉपर और रैबिट है, अब बेटा ये क्या है, ये एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, बट ये लिविंग ऑर्गेनिज्म होने के साथ साथ इसका फूड है। भाई फ्रॉग का फूड ये है, ग्रास हॉपर फ्रॉग का फूड है। अब भाई ये जब अपने फूड को खाएगा, तो इसको एनर्जी मिलेगी। तो अब इसके अंदर जो एनर्जी थी, अब ये पूरा का पूरा इसके पेट में है, तो इसकी एनर्जी और ये पूरा का पूरा इसके पेट में जा चुके हैं, तो ये एनर्जी अब इसके अंदर है। तो बेटा प्राइमरी कंज्यूमर से एनर्जी अब सेकेंडरी कंज्यूमर के अंदर चली गई है। सेकेंडरी कंज्यूमर को कोई खाएगा भाई, ठीक है। अब भाई इसने इसको खाया तो इसको ये खा लेगा, फ्रॉग को स्नेक खा लेगा, तो अब भाई इसके ये अब क्या है, अब ये इसका फूड बन गया है। फूड मतलब एनर्जी, तो अब इसकी एनर्जी इसके अंदर चली गई है, तो ये एनर्जी इसके पास चली गई।
और आखिरी में हमारे एपेक्स प्रेडेटर आ गए, जनरली जिसको कोई नहीं खाता, जिसको जनरली कोई नहीं खाता। भाई वल्चर, ईगल, लायन, टाइगर को कौन खाता है? कोई नहीं खाता, ठीक है। बस एक है लायक जो हर किसी को खाते हैं, ठीक है, हर किसी को खा लेते हैं, ये किसी को नहीं छोड़ते। प्लांट मरेगा ना, अगर प्लांट मरेगा, ये उसकी डेड बॉडी के ऊपर एक्ट करेंगे, उनसे भी एनर्जी ले लेंगे। अगर ये ग्रास हॉपर रैबिट मरेगा, ये डिकम्पोज उनकी डेड बॉडी के ऊपर भी एक्ट कर लेंगे, यहाँ से भी एनर्जी ले लेंगे। ये सब मरेंगे बेटा, ये इनके ऊपर एक्ट करके इनसे भी एनर्जी ले लेंगे, ये इनसे भी एनर्जी ले लेंगे, और ये इनसे भी एनर्जी ले लेंगे। तो डिकम्पोजर्स क्या है? डिकम्पोजर्स किसी को नहीं छोड़ते, डिकम्पोजर्स किसी को नहीं छोड़ते, हर किसी से एनर्जी ले लेते हैं, ठीक है। डिकम्पोजर्स हर किसी से एनर्जी ले लेते हैं। तो डिकम्पोजर्स डेराइव एनर्जी फ्रॉम ऑल द ट्रॉफिक लेवल्स, इसीलिए डिकम्पोजर्स को फूड चेन के अंदर हमने रखा ही नहीं है। फूड चेन के अंदर हमने इसीलिए नहीं रखा डिकम्पोजर्स को, क्योंकि डिकम्पोजर्स हर ट्रॉफिक लेवल से एनर्जी, हर ट्रॉफिक लेवल से क्या करते हैं? एनर्जी डेराइव करते हैं। क्या ये बात समझ आई? ये चीज बेटा आपको अपने एग्जाम में ध्यान रखनी है। जब आप फूड चेन बनाओगे तो आपकी जो एरोज होने चाहिए वो हमेशा प्रोड्यूसर से ऊपर वाले ट्रॉफिक लेवल की तरफ होने चाहिए, नहीं तो आपके मार्क्स कट जाएंगे। ये ध्यान रखने वाली चीज है, क्योंकि एनर्जी का हम बोलते हैं ना, फूड का ट्रांसफर हो रहा है, फूड चेन, तो फूड मतलब एनर्जी है ना, और एनर्जी यहां से यहां जा रही है, प्लांट से एनर्जी ऊपर की तरफ जा रही है, वापस नहीं आ रही, ठीक है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अब एनर्जी की बात हो रही थी, और एनर्जी की बात हो और हम 10% लॉ की बात ना करें, क्या ऐसा हो सकता है? यहाँ पे मैंने इंपॉर्टेंट का ठप्पा भी लगा दिया है। ठप्पा क्यों? क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सैंपल पेपर की अगर बात करें तो इसमें से क्वेश्चन पूछा भी गया है, पिछले साल के क्वेश्चन पेपर उठा के देख लो बेटा। बायोमैग्निफिकेशन, 10% लॉ, इन दोनों में से एक क्वेश्चन तो आता ही आता है, आता ही आता है। या फिर ओजोन का क्वेश्चन, ये सब आने वाला है, ठीक है, ये सब आने वाला है। अब आ जाओ जरा, 10% लॉ ऑफ एनर्जी ट्रांसफर क्या कहता है? सबसे पहली बात ये दिया था रेमंड लिंडमैन ने 1942 में। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ वो ये कह रहा है कि सिर्फ 10% एनर्जी ही आगे ट्रांसफर होती है फूड चेन में, एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल पे। वो ये कह रहा है कि मान लो भाई, कह रहा है तो मान लो, ठीक है। वो ये कह रहा है कि मान लो इसने फोटोसिंथेसिस करी, इसने फल फूल सब लगाया, इसने फूड क्या करा? अपना बनाया, ठीक है। मान लो कह रहा है इसके अंदर क्या है? इसके अंदर मान लो 2000 जूल एनर्जी है। तो लिंडमैन भाई साहब जी कह रहे हैं कि इसका 10% इसको मिलेगा। तो भाई 2000 जूल का 10% कितना होगा? 2000 का 10% होगा 200, ठीक है। तो वो कह रहा है कि इसका, इस ट्रॉफिक लेवल का, ट्रॉफिक लेवल 1, ट्रॉफिक लेवल 2, ट्रॉफिक लेवल 3, वो ये कह रहा है एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल पे जब फूड जाएगा, फूड की एनर्जी जाएगी, तो उसकी सिर्फ 10% एनर्जी ही जाएगी, बाकी 90% हीट की फॉर्म में वेस्ट हो जाएगी। बायोमैग्निफिकेशन रिपीट, भाई बायोमैग्निफिकेशन पढ़ाया ही कब मैंने? अभी पढ़ाऊंगी बायोमैग्निफिकेशन, अभी पढ़ाऊंगी, अभी नेक्स्ट स्लाइड पे पढ़ाऊंगी। डरो मत यार, सब पढ़ाएंगे, कुछ नहीं छोड़ेंगे, सब पढ़ाएंगे, ठीक है। चलो अब सुनो, वो कह रहा है कि 2000 जूल की सिर्फ 10% एनर्जी डियर को मिलेगी, तो 2000 जूल का 10% 200। अब वो ये कह रहा है कि इसके पास 200 है ना, तो इसका 10% ही आगे जाएगा, इसका 10% ही आगे जाएगा। तो भाई 200 का 10% क्या होगा? 200 का 10% क्या होगा? 20 जूल, 20 जूल। वो ये कह रहा है एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल पे जब एनर्जी ट्रांसफर होती है तो सिर्फ 10% एनर्जी आगे जाती है, रेस्ट ऑफ द एनर्जी हीट की फॉर्म में वेस्ट हो जाती है। अब तुम थोड़ा दिमाग लगाओ यार, इस डियर को 200 जूल एनर्जी मिली है। अब यार ये इस 200 जूल एनर्जी को यूज करेगा, रेस्पिरेशन करेगा, रिप्रोडक्शन करेगा, ठीक है, एक्सक्रीशन करेगा, इसकी बॉडी में कितनी सारी चीजें उनके लिए भी तो यूज करेगा, ये सारी आगे दे देगा, तो इसको क्या मिलेगा? तो बेटा ये वो सब एनर्जी अपने लिए भी तो यूज करता है, ठीक है। चलो अब इसके रिलेटेड एक दो क्वेश्चन पूछे गए हैं बोर्ड एग्जाम्स में, जैसे ये देखते हैं, ठीक है। इन द फॉलोइंग फूड चेन प्रोड्यूसर हैव 10,000 जूल एनर्जी, हाउ मच एनर्जी विल बी एट थर्ड एंड फोर्थ ट्रॉफिक लेवल? अब मुझे फटाफट से जरा बताओ, क्वेश्चन तो मैं 1 मिनट का टाइम दे रही हूँ, फटाफट से इसको जरा सॉल्व करो, फटाफट से जरा इसको सॉल्व करो और मुझे बताओ
थर्ड एंड फोर्थ ट्रॉफिक लेवल पे कितनी एनर्जी होगी? योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। 1 मिनट दे रही हूं, फटाफट से बेटा 1 मिनट दे रही हूं, फटाफट से आप मुझे बताओगे किसको कितनी एनर्जी मिलेगी। फटाफट से मुझे बताओ, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। फटाफट बताओ। 100 और 10, 100 और 10। चलो देखते हैं, देखते हैं। पहले पानी ब्रेक कर ले फटाफट से, छोटा सा पानी ब्रेक दे दो मैम को प्लीज, मैम को प्यास लग गई, फटाफट से। करे बेटा, चलो आओ देखते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है एक फूड चेन है और आपको बताया है कि जो प्रोड्यूसर है उसके पास 10,000 जूल एनर्जी है, यानी कि हमारे प्रोड्यूसर के पास कितनी एनर्जी है? 10,000 जूल। ये क्वेश्चन में गिवन है। अब वो ये कह रहा है बताओ ट्रॉफिक लेवल थर्ड और फोर्थ पे कितनी एनर्जी होगी। ये ट्रॉफिक लेवल 1 है। 2 हमें बतानी है फ्रॉग की और स्नेक की। ठीक है, अब बेटा लोग पता लगाते हैं। अकॉर्डिंग टू 10% लॉ, सबसे पहली लाइन आपकी ये होगी। सबसे पहले आप पेपर में जब आंसर लिखोगे, ये नहीं कि फटाफट 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 लिख दिया हो गया, नहीं, ऐसे नहीं। इंसानों की तरह आंसर लिखना है, जानवरों की तरह नहीं, प्यार से। ठीक है, क्योंकि जो मोहतरमा आपका पेपर चेक करने के लिए बैठी है ना, वो सिर्फ आखिरी का आंसर देखने के लिए नहीं बैठी है। उनको प्रॉपर चेक करना है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग कितनी है कॉन्सेप्ट के बारे में, क्योंकि उसको लगेगा कि तो आपने अपने दोस्त से पूछ के लिख दिया आंसर। 100, 10, 100,000 जो भी लिखा है, आपको आंसर इंसानों की तरह देना है। आपको बताना है कि भाई यहाँ पे 10% लॉ लगेगा, वो ये कहता है, उसके हिसाब से ये कैलकुलेशन बनती है ना। प्यार से, मोहब्बत से, प्यार मोहब्बत से सारे काम अच्छे से हो जाते हैं। प्यार मोहब्बत से अच्छा पेपर करके आओगे, तुम्हारे मार्क्स भी अच्छे आएंगे। ठीक है, ठीक है, समझ आया? अब आओ, ठीक है, तो आप बताना भी अच्छे से लिखे इंसानों की तरह। अकॉर्डिंग टू 10% लॉ, वन फ्रॉम ट्रॉफिक लेवल 1 टू अनदर ट्रॉफिक लेवल ओनली 10% एनर्जी विल बी ट्रांसफर्ड। तो वहां पे आप बताओगे इसका 10%, इसका 10% कितना होगा? इसका 10% होगा भाई 10,000 का 10% कितना होगा? 1,000 जूल। ठीक है, अब 1,000 जूल का 10% आगे जाएगा। 1,000 का 10% कितना होगा? 1,000 का 10% कितना होगा भाई? 100 जूल। ये मेरा आंसर हो गया। उसके बाद भाई 100 का 10%, 100 का 10%, 100 का 10% कितना होगा? 100 का 10% होगा 10 जूल। तो ये हो गया मेरा आंसर। अब ये पूछा नहीं है, बता देते हैं क्या हो गया। मैडम खुश हो जाएंगी, पेपर चेक करने वाली बता देंगे ये भी। भाई 10 जूल का 10% कितना होगा? 1 जूल। ठीक है, 1 जूल। तो किस किसने आंसर सही किया था? सारे बच्चों ने आंसर सही किया था। 100 जूल एंड 10 जूल मेरा आंसर हो जाएगा। क्या ये बात आई समझ? क्या ये बात आई समझ? है भाई, बता दो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। सही है, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे फूड चेन से रिलेटेड कुछ चीजें हैं। फूड चेन में अगर हम बात करें, जो फ्लो होता है एनर्जी का फूड चेन में, वो हमेशा यूनिडायरेक्शनल होता है। मतलब यूनि मतलब वन, डायरेक्शन मतलब वन, मतलब एक ही डायरेक्शन में मूवमेंट होती है। अगर मैं फ्लो ऑफ एनर्जी की बात करूं तो एनर्जी हमेशा ट्रॉफिक लेवल 1 से ट्रॉफिक लेवल 2 पे जाएगी, ट्रॉफिक लेवल 2 से हमेशा ट्रॉफिक लेवल 3 पे जाएगी, 3 से हमेशा 4 पे जाएगी। ये नहीं है कि प्लांट को खा लिया ग्रास हॉपर ने, ये नहीं है कि प्लांट को खा लिया ग्रास हॉपर ने या फ्लाइज ने, तो फ्लाइज से लड़ाई कर रही है मेरी एनर्जी वापस कर। नहीं 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 नहीं, एक बार प्लांट से निकल के एनर्जी फ्लाइज के अंदर चली गई तो फ्लाइज कभी वापस एनर्जी नहीं करेंगी प्लांट को। फ्लाइज के अंदर से निकल के एनर्जी बेटा फिर फ्रॉग में जाएगी, क्योंकि फ्रॉग फ्लाइज को खाएगा। समझ रहे हो ये चीज? एनर्जी कभी वापस नहीं जाती। सोचो जरा, अगर मैं बात करूं फ्लावर की, तो फ्लावर के पास एनर्जी कहां से आई? फ्लावर के पास तो एनर्जी सन से आई थी।
क्योंकि सन की एनर्जी को यूज करके ही तो उसने फोटोसिंथेसिस करी थी। अब बेटा मान लो सूरज कहने लगे भाई मेरी वापस कर एनर्जी, तो कैसे करेगा वापस, क्योंकि उसने तो उस एनर्जी को यूज करके खाना बना लिया, है ना। एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू वन फॉर्म टू अनदर। समझ आई ये बात। तो भाई उसने तो एनर्जी यूज करके खाना बना लिया, तो अब कितना ही लड़ ले सन इससे, इसकी एनर्जी वापस सन के अंदर नहीं जाएगी, ये आगे ही जाएगी इसी डायरेक्शन में। और आपसे कोई पूछ ले किस डायरेक्शन में जाती है, तो आप हमेशा बताओगे ट्रॉफिक लेवल 1 से लेकर ट्रॉफिक लेवल 2, 2 से 3, 3 से 4 एंड सो ऑन। ठीक है, एंड कितना सो ऑन, क्या इसकी कोई लिमिट है, क्या इसकी कोई लिमिट है मैम? फूड चेन में कितने कितने ट्रॉफिक लेवल्स हो सकते हैं मैम, आप ये तो बताओ। तो बेटा अगर हम फूड चेन की बात करें तो फूड चेन में जनरली हमारे पास 4 से 5 ट्रॉफिक लेवल्स होते हैं, इससे ज्यादा नहीं होते। क्योंकि आप खुद सोचो जरा, हमने यहाँ पे देखा यहाँ 10,000 जूल एनर्जी थी, यहाँ तक आते आते एनर्जी 1 जूल रह गई। अब इसके बाद भी अगर सोचो कोई ट्रॉफिक लेवल होता तो उसको कितनी एनर्जी कितनी मिलेगी, बहुत कम, 0.1। क्या इतनी एनर्जी काफी है? नहीं, ये तो बहुत कम एनर्जी है, ये तो बहुत कम एनर्जी है, इस एनर्जी से तो काम चलेगा ही नहीं, तो इतनी एनर्जी बचती ही नहीं है आखिरी तक, तो इसलिए ज्यादा ट्रॉफिक लेवल नहीं होते। उसके अलावा यहाँ पे क्या कह रहा है, वो कह रहा है जनरली, हमेशा नहीं, जनरली ज्यादा नंबर ऑफ इंडिविजुअल प्रेजेंट होते हैं लोअर ट्रॉफिक लेवल पे एज कंपेयर टू दी प्रोड्यूसर्स। ठीक है, वो ये कह रहा है कि मान लो किसी इकोसिस्टम में एक फूड चेन है, तो जो लोअर ट्रॉफिक लेवल है उसके इंडिविजुअल ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू, मान लो एक गार्डन है, उसके अंदर बेटा फूल ज्यादा होंगे या फिर चील ईगल ज्यादा होंगी, ऑब्वियस सी बात है फ्लावर ज्यादा होंगे, है ना। अब मान लो बेटा एक इकोसिस्टम है, उसके अंदर फ्लावर ज्यादा होंगे या फ्लाइज ज्यादा होंगे, स्नेक ज्यादा होंगे, तो बेटा ये वाले लोअर ट्रॉफिक लेवल के ऑर्गेनिज्म इकोसिस्टम में ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू हायर वंस। आई बात समझ में? ठीक है, आई बात समझ में? चलो बेटा आगे चलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं फूड वेब की। फूड वेब क्या है बेटा? जब बहुत सारी फूड चेन एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होती हैं, जब बहुत सारी इंटरकनेक्टेड फूड चेन्स का नेटवर्क बनता है तो फूड वेब बन जाता है। एंड इकोसिस्टम में फूड वेब इज मोर प्रैक्टिकल एंड मोर बेटर थिंग, बिकॉज मान लो बेटा हमारा क्या हो गया, हमारा इस फूड चेन में से मान लो बेटा सारी फ्लाइज खत्म हो गई, उड़ गई। ठीक है, अब फ्रॉग बेटा पेड़ पौधा खाएगा नहीं, सोचो। ठीक है, अब इसके लिए कुछ बचा नहीं तो ये मर जाएगा, ये मर जाएगा तो भाई स्नेक क्या खाएगा, और स्नेक नहीं खाएगा, स्नेक नहीं बचा तो ईगल क्या खाएगी। तो बेटा बहुत सारी फूड चेन बेसिकली क्या होता है, इंटरकनेक्टेड होती है एक दूसरे से। ठीक है, इंटरकनेक्शन ऑफ मेनी फूड चेन इज नोन एज फूड वेब। जैसे कि यहाँ पे आप देखो बेटा, यहाँ पे प्लांट है, प्लांट को फ्रॉग ने खाया, फ्रॉग को स्नेक ने खाया, हो सकता है बेटा स्नेक को कोई ईगल खा ले, हो सकता है कोई पीकॉक खा ले, है ना, ऐसा भी हो सकता है। अब यहाँ पे क्या है बेटा, यहाँ पे एक प्लांट है, इस प्लांट को एक रैट ने खाया, हो सकता है इस रैट को कोई बिल्ली खा ले, हो सकता है इस रैट को कोई स्नेक खा ले डायरेक्टली, है ना, कुछ भी हो सकता है। तो ये क्या है, ज्यादा प्रैक्टिकल चीज है। कोई जंगल में खड़े होकर कोई ये नहीं बोलता कि नहीं 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 रैबिट मैं तो ना खुद को उससे खिलवाऊंगा, मैं तो उस वाले स्नेक के लिए फिक्स्ड हूं, तू मेरे को मत खा। कोई नहीं बोलता ऐसे, जिसको जो मिलता है बेटा वो उसको खा लेता है। दिस इज मोर प्रैक्टिकल थिंग, है ना, मोर प्रैक्टिकल थिंग। चलो आगे चलते हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं बायोमैग्निफिकेशन की। बहुत ही सिंपल सी एक चीज है। बायोमैग्निफिकेशन ये कह रहा है कि अक्सर क्या होता है, इकोसिस्टम में बहुत सारे टॉक्सिन्स भी प्रेजेंट होते हैं। लिविंग चीजें तो हैं, नॉन लिविंग चीजें तो हैं, पर उसके साथ साथ क्या होता है, बहुत सारे टॉक्सिन्स, बहुत सारे नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस, बहुत सारे टॉक्सिन्स। ठीक है, जैसे कि इंसेक्टिसाइड्स, जैसे कि पेस्टिसाइड्स, जैसे कि हेवी मेटल्स जैसे कि मर्क्यूरी, कैडमियम। ठीक है, ये सब, ये बहुत सारे टॉक्सिन्स, नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस क्या होते हैं बेटा, हमारी फूड चेन के अंदर एंटर कर जाते हैं। हमारी फूड चेन है, मान लो ये ट्रॉफिक लेवल 1 है,
ये ट्रॉफिक लेवल 2 है, ये ट्रॉफिक लेवल 3 है, ठीक है। मान लो कोई फूड चेन है, ठीक है, और मान लो ये एक्वाटिक फूड चेन है। अब क्या हुआ, इमेजिन करो एक पॉन्ड है, उस पॉन्ड के आसपास फैक्ट्रीज खुली हुई हैं, उस फैक्ट्री में से बहुत सारे केमिकल सब्सटेंसेस आके उस पॉन्ड में आके गिरते हैं। अब उस पॉन्ड में जो प्लांट्स ग्रो हो रहे हैं बेटा, वो उसी पानी को यूज कर रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है, फोटोसिंथेसिस करने के लिए वो उसको एब्जॉर्ब करेंगे। अब उस पानी के अंदर टॉक्सिन्स मिक्स हैं, वो सारे टॉक्सिन्स उन प्लांट्स के अंदर गए तो ये सारे केमिकल्स कहाँ हैं बेटा, इन प्लांट्स के अंदर आ चुके हैं। ये सारे टॉक्सिन्स इन प्लांट्स के अंदर आ चुके हैं। अब जब इन ड्रोन प्लांट्स को बेटा किसी फिश ने खाया तो वो टॉक्सिन्स अब उस फिश के अंदर चले गए। अब इस बड़ी फिश को किसी छोटी फिश को किसी बड़ी फिश ने खाया, अब टॉक्सिन्स उनके अंदर चले गए। अब टॉक्सिन्स की अगर हम बात करें तो यहां पे टॉक्सिन्स की कंसंट्रेशन ये थी। अब इस फिश ने एक नहीं बहुत सारे प्लांट्स खाए। मान लो एक प्लांट के अंदर इतने टॉक्सिन्स हैं, जितनी मैंने डॉट्स बनाई इसने तो बहुत सारे प्लांट्स खाए, तो इसके अंदर इतने 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 टॉक्सिन्स हैं। अब इस छोटी एक फिश के अंदर इतने टॉक्सिन्स हैं क्योंकि इसने बहुत सारे प्लांट्स खाए। अब ये बड़ी फिश ऐसी एक और फिश नहीं 2 3 4 5 फिश खाएगी, क्योंकि भाई बड़ी इसकी क्वांटिटी वो भी तो ज्यादा है ना, इसकी रिक्वायरमेंट भी तो ज्यादा है। अब तुम अपना साइज देखो और तुम हाथी का साइज देखो, हाथी को खाने पे तो ज्यादा चाहिए क्योंकि उसका बॉडी साइज बड़ा है, तो अब इसके अंदर और भी ज्यादा कंसंट्रेशन मिलेगी। तो बायोमैग्निफिकेशन ये कहता है, बायोमैग्निफिकेशन वाला फिनोमिना ये कहता है जैसे जैसे, अच्छा हो गए 800 के, थैंक यू सो मच, आई एम सो हैप्पी टू सी, थैंक यू सो मच बेटा, कांग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, अब देखो बेटा बायोमैग्निफिकेशन ये कह रहा है कि जब हम किसी फूड चेन में एक टॉक्सिन्स के बारे में बात करते हैं तो फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल से ज्यादा ट्रॉफिक 2 पे ज्यादा कंसंट्रेशन मिलती है टॉक्सिन की, 2 से ज्यादा 3 पे मिलती है। सो दिस प्रोग्रेसिव इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ टॉक्सिन्स इन अ फूड चेन इज नोन एज बायोमैग्निफिकेशन। बायो का मतलब होता है लिविंग, मैग्निफिकेशन मतलब बड़ा कर देना, यार कंसंट्रेशन बड़ी होती जा रही है हर ट्रॉफिक लेवल पे। यहाँ पे आपको पेपर में आएगा एक केमिकल का नाम जिसका नाम होता है DDT, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन करके कुछ ऐसे नाम होता है। ये एक तरीके का क्या होता है बेटा, ये एक तरीके का इंसेक्टिसाइड होता है जिसको मस्किटोज वगैरह मारने के लिए यूज किया जाता है। अमेरिका में बहुत साल पहले बैन हो चुका है, इंडिया में भी मतलब बैन टाइप है, बट फिर भी लोग इसे यूज करते हैं। ये हाईली टॉक्सिक है, ये हाईली टॉक्सिक है, हमारी बॉडी के अंदर जाके हमारे ऑर्गन्स वगैरह को डैमेज करता है। ठीक है, अब ये इस तरीके से एक्यूमुलेट होता है और ये एक्चुअली डिजीजेस एंड हमारे टिश्यूज के अंदर एक्यूमुलेट होकर में डिजीजेस कॉज करता है, इट इज टॉक्सिक। ठीक है, तो यहाँ पे देखो बेटा, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक डायग्राम है, इस तरीके से देखो बेटा, ये क्या है, ये ट्रॉफिक लेवल 1, ये ट्रॉफिक लेवल 2 और ये यहाँ पे ट्रॉफिक लेवल 3। देखो बेटा किस तरीके से हर ट्रॉफिक लेवल पे कंसंट्रेशन बढ़ गई, इसी को हमने बायोमैग्निफिकेशन कहा है। आई बात समझ में? अब आगे चलते हैं। अब आ गया हमारे पास यहाँ पे टॉपिक ओजोन लेयर का। हमारी मदर अर्थ के बाहर क्या है बेटा, एक एयर का थिक ब्लैंकेट ऑफ एयर है जिसको हम बोलते हैं, जिसको बेटा बहुत थोड़ा सा बचा है, बहुत थोड़ा सा बचा है, इसको यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। ठीक है, इसके बाद आपको केमिस्ट्री फिजिक्स भी पढ़नी है। ठीक है, आज बेटा जी जान सब लगा दो, जी जान, खून पसीना, दूध दही लस्सी दाल जो भी खाया है तुमने आज सब दिखा दो। तुम्हारा बेटा आज आर या पार है, आज आर या पार है। शायद से आज के 15 दिन बाद तुम बिल्कुल फ्री और लाइट फील करोगे। ठीक है, बहुत लाइट फील करने वाले हो, तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, एंड कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो सोचेंगे यार काश मैंने उस टाइम पढ़ लिया होता, बिकॉज टाइम बेटा देखो किसी के लिए नहीं रुकता, टाइम किसी के लिए नहीं रुकता। आज आप ये सोचो कि आज आपका फाइनल डे है, फाइनल डे है, अगर आज मेहनत कर लोगे तो 15 दिन बाद तुम्हारे फेस पे खुशी होगी। ठीक है, तो प्लीज आज थोड़ा हंस रहे हैं बच्चे, मेरे मोटिवेशन पे हंस रहे हो यार तुम, कम ऑन। ठीक है, तो मैं और क्या कहूं, सही बात नहीं है, बाद में रिग्रेट करने से अच्छा है अभी मेहनत करो। ठीक है, या फिर बाद में रिग्रेट मत करो। ठीक है, चलो तो भाई एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर की अलग अलग लेयर्स हैं। ठीक है, अलग अलग लेयर्स जैसे कि ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, एक्सोस्फेयर। भाई हमारी काम की सारी है, बट सबसे ज्यादा जरूरी काम की कौन सी है, एक लेयर है जिसका नाम क्या है यहाँ पे, स्ट्रेटोस्फेयर।
स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर क्या होता है, एक लेयर पाई जाती है, एक गैस की एक लेयर पाई जाती है जिसको हम बोलते हैं ओजोन लेयर। क्या बोलते हैं भाई, क्या बोलते हैं इसको, इस लेयर का नाम है ओजोन लेयर। इसको ओजोन लेयर क्यों बोलते हैं, इसको ओजोन लेयर क्यों बोलते हैं, बिकॉज इट इज मेड अप ऑफ ओजोन गैस। ये ओजोन गैस की बनी होती है। जैसे ऑक्सीजन को O2 बोलते हैं, इसको O3 बोलते हैं, ठीक है। ट्राई एटमिक होती है, 3 एटम्स होते हैं ऑक्सीजन के, ठीक है, O3, ठीक है। पढ़ लो भाई, पढ़ लो, छोड़ी बच्ची हो गया, समझ नहीं आता, 2 दिन बाद एग्जाम है, पढ़ाई कर लो, छोड़ी बच्ची हो, जल्दी बताओ, छोड़ी बच्ची हो गया, नहीं हो ना, बड़े बच्चे हो ना, तुम क्लास 10th के बच्चे हो, बड़े बच्चे हो, पढ़ाई करके दिखाओ। अब बेटा ओजोन लेयर की खासियत क्या है भाई, ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम हार्मफुल यूवी रेज। भाई ओजोन लेयर किस काम की है, ये हमें हार्मफुल यूवी रेज से बचाती है, उसके अलावा रेगुलेट्स टेम्परेचर ऑफ अर्थ, ठीक है, हमारे अर्थ के टेम्परेचर को कहीं ना कहीं मेंटेन करती है, बिकॉज ये क्या करती है, यूवी रेस को ब्लॉक करती है। अब देखो बेटा, मान लो यहाँ पे क्या है, ये हमारे सूरज चाचू हैं, सूरज चाचू से क्या होगा बेटा, यूवी रेज आएंगी और हमारी ओजोन लेयर इनको ब्लॉक करके वापस क्या कर देगी, भेज देगी, उनको ब्लॉक कर देगी, अर्थ के सरफेस तक नहीं आने देगी। अब यूवी रेज क्या है बेटा, हार्मफुल यूवी रेज होती है। इनको हार्मफुल क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज अगर हमारी स्किन के कांटेक्ट में आएगी, इससे क्या हो सकता है, इससे कैंसर हो सकता है, इससे कैटरैक्ट हो सकता है, स्किन बर्न्स हो सकते हैं, इम्यूनिटी कम हो जाएगी, डीएनए डैमेज हो जाएगा, प्रोटीन डैमेज हो जाएंगे, मरीन लाइफ खराब हो जाएगी, प्लांट्स की प्रोडक्टिविटी खराब हो जाएगी। सो बेसिकली इट कैन कॉज हार्म, इट कैन नहीं, इट विल कॉज हार्म। तो भाई हमारे अर्थ ने, हमारे नेचर ने हमें ऑलरेडी एक स्पेशल सा क्या दे रखा है, एक प्रोटेक्टिव कवरिंग दे रखी है, जिसका नाम क्या है, ओजोन लेयर, ठीक है। अब ये बनी कैसे, हाउ डज दिस फॉर्म, और ये हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि पेपर में आएगा, हा सो सिंपल। क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि पेपर में आएगा, क्योंकि एनसीईआरटी कह रही है, ठीक है भाई, क्योंकि हमें पता होना चाहिए हमारी नेचर कितना ब्यूटीफुल है, हमें पता होना चाहिए, ठीक है। चलो, अब ओजोन लेयर का फॉर्मेशन कैसे हुआ, ओजोन लेयर का फॉर्मेशन कैसे हुआ, क्या कोई रिएक्शन है इस चीज का, क्या कोई रिएक्शन है इस चीज का, जल्दी मुझे बताओ। जल्दी मुझे बताओ, जल्दी बताओ, क्या कोई रिएक्शन है फॉर्मेशन ऑफ ओजोन का, मैं वेट कर रही हूँ, फटाफट से मुझे बताओ, क्या कोई रिएक्शन है इसका, और ये रिएक्शन क्या है बेटा, इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, चांद सितारे बना दिए मैंने, चांद सितारे बना दिए मैंने, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फटाफट से बेटा 5 मिनट में उसको खत्म करना है। ओ माय गॉड, 6 o'clock होने वाले हैं, जल्दी सुनो बेटा। हाँ जी, वेरी गुड। तो बेटा ओजोन लेयर का फॉर्मेशन कैसे होता है, हमारे एटमॉस्फेयर में क्या है बेटा, ऑक्सीजन गैस है। ऑक्सीजन गैस क्या होता है बेटा, यूवी रेस की वजह से ऑक्सीजन गैस क्या होती है, ब्रेक हो जाती है, इसके दोनों एटम्स अलग हो जाते हैं, ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन के। पूजा मैम मेरे सामने खड़ी है, मुझे उनके सामने केमिस्ट्री पढ़ाने में इतना डर लग रहा है ना कि मैं कोई रिएक्शन गलत ना कर दूं, है ना। चलो भाई, पूजा मैम का तो हम नहीं मुकाबला कर सकते, बट चलो यहाँ पे थोड़ी सी रिएक्शंस पढ़ लो यार बायो वाली मैम के साथ, एंड केमिस्ट्री पढ़ने के लिए तैयार हो जाओ फटाफट से। तो बेटा यूवी रेस की प्रेजेंस में क्या होता है, ऑक्सीजन गैस जो होता है, O2 का जो मॉलिक्यूल होता है, उसके दोनों एटम्स अलग हो जाते हैं। अब ये क्या हो रहे हैं बेटा, हवा में डोल रहे हैं इधर उधर। अब क्या होता है, ये ऑक्सीजन गैस इसके साथ कंबाइन हो जाती है इस ऑक्सीजन के एटम के साथ, और जब O2 और O एक दूसरे के साथ आएंगे तो क्या बनेगा बेटा, O3 बनेगा। O3 क्या है, O3 है ओजोन। ओजोन गैस का फॉर्मेशन होता है हमारे स्ट्रेटोस्फेयर में। तो इस तरीके से बेटा ओजोन गैस बन जाती है।
स्ट्रेटोस्फीयर में और ओजोन लेयर बनती है, ओजोन लेयर हमें बचाती है। बट ओजोन लेयर क्या हो रहा है बेटा, आजकल डिप्लीट हो रही है। ठीक है, ओडीएस क्या होते हैं, ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस, ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस। ओजोन क्या हो रही है बेटा, डिप्लीट हो रही है। जो सब्सटेंसेस उसको डिप्लीट कर रहे हैं उनको हम बोलते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, CFCs, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, HCFCs। ठीक है, हैलोन्स, मिथाइल ब्रोमाइड, मिथाइल क्लोरोफॉर्म, ये सब क्या कर रहे हैं, हमारी ओजोन लेयर को डैमेज कॉज कर रहे हैं। कैसे, देखते हैं बेटा, कैसे डिप्लीशन कॉज कर रहे हैं हमारी ओजोन लेयर की। अब होता क्या है बेटा, ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हैं, ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स है, ये हमारे रेफ्रिजरेटर्स में, एयर कंडीशनर्स में, फायर एक्सटिंग्विशर्स में, इन सब में बेटा ये यूज होते हैं, इन सब में ये यूज होते हैं। ठीक है, एंड अब ये जब यूज होते हैं तो ये हमारे एटमॉस्फेयर में रिलीज होते हैं। एटमॉस्फेयर में बेटा ये क्या होते हैं, स्ट्रेटोस्फेयर में पहुंच जाते हैं उड़ उड़ के। अब स्ट्रेटोस्फेयर में जब ये उड़ के पहुंचते हैं तो सनलाइट क्या करती है, इन क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स को तोड़ देती है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स में से क्लोरो यानी कि क्लोरीन क्या होता है, रिलीज हो जाता है। अब क्लोरीन क्या है, क्लोरीन एक बहुत ही रिएक्टिव क्या है, एक बहुत ही रिएक्टिव, वो क्या बोलते हैं हम, रिएक्टिव चीज है ना। तो अब क्या होगा बेटा, क्लोरीन जो होगा वो जाके ओजोन के साथ रिएक्ट करेगा, जिसकी वजह से ओजोन में से जो 3 एटम्स थे ऑक्सीजन के उनको तोड़ देगा और वो सिर्फ इस दो O2 वाली कंडीशंस में आ जाएंगे। अब ऑक्सीजन टूट गई, जहां से ओजोन टूट गई, सॉरी, जहां से ओजोन टूट जाएगी वहां से वो डिप्लीट हो जाएगी, और जहां से वो डिप्लीट होगी बेटा वहीं से यूवी रेज अर्थ के सरफेस पे एंटर कर जाएंगे, तो डिप्लीशन हो जाएगा ओजोन लेयर का। अब डिप्लीशन होएगा ओजोन लेयर को तो क्या होगा बेटा, भाई ये दिक्कत होगी, स्किन कैंसर, कैटरैक्ट, डीएनए डैमेज, रिड्यूस्ड इम्यूनिटी, सनबर्न, क्रॉप प्रोडक्टिविटी कम, डिस्ट्रक्शन हो जाएगा मरीन लाइफ का। तो भाई इससे खुद को बचाना है, ओजोन लेयर को नहीं खराब होने देना, CFCs को कम यूज करना है। अब बेटा यहाँ पे क्या है, मैनेजिंग द गार्बेज वी प्रोड्यूस। ठीक है ना, तो भाई वो सुनते नहीं है, वो बचपन में शेर व शायरी करते थे, हम दूर से देखा तो अंडे उबल रहे थे, ऐसे गाते नहीं थे हम बचपन में, पास जाके देखा तो गंजे उछल रहे थे ऐसे बोलते नहीं है, दूर से देखा तो अंडे उबल रहे थे, पास जाके देखा तो गंजे उछल रहे थे। तो बेटा दिल्ली में एक पहाड़ है, दूर से देखा तो ऐसे पहाड़ दिख रहा था, पास जाके देखा तो कूड़ा पड़ा था। ठीक है, तो भाई ये जो इतना सारा कूड़ा है ये कहाँ से आया, हमने ही तो प्रोड्यूस करा है ना, हमने तो ये वेस्ट जनरेट किया सारा का सारा। क्या करें इस वेस्ट का, इसको सेग्रीगेट करो, किसमें, बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट में। अब जो वेस्ट बेटा डिकम्पोज हो सकता है उसको हम बोलते हैं बायोडिग्रेडेबल, जो नहीं हो सकता उसको हम बोलते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल। ठीक है, अब जो ब्रोकन डाउन हो सकता है सिंपल नॉन पॉइजनस सब्सटेंसेस इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा, बायोडिग्रेडेबल जो नहीं हो सकता वो नॉन बायोडिग्रेडेबल। इसको रिसाइकिल कर सकते हैं, इसको नहीं कर सकते। ठीक है, ये नेचुरल चीजों से बना होता है, जैसे कि बेटा हमारा किचन वेस्ट हो गया, फ्रूट, वेजिटेबल पील, यूरिन एनिमल्स का, उनका काउ डंक, ठीक है, सॉलिड वेस्ट, ये सब हो गया, ये सिंथेटिक चीजों से मिलके बने होते हैं। ठीक है, इनसे यूजफुल चीजें बन सकती हैं, जैसे कि मैन्योर वगैरह, इनसे नहीं बन सकती। ठीक है, ये हमारे इकोलॉजिकल बैलेंस को नहीं बिगाड़ते नेचर की, ये बिगाड़ देते हैं। बहुत ज्यादा प्लास्टिक हो जाएगी इकोसिस्टम में तो बैलेंस बिगड़ जाएगा। ठीक है, ये हमारे इन्वायरमेंट को हार्म नहीं पहुंचाते, ये पहुंचाते हैं। जैसे कि बेटा पेपर, काउडंक, वुड क्रम्स, ये सब हमारा बायोडिग्रेडेबल में आ गया। प्लास्टिक बैग, सिंथेटिक फाइबर्स, कैन्स, मेटल्स, ग्लास, ये सब हमारे किस में आ गया, ये सब आ गया हमारे नॉन बायोडिग्रेडेबल में। ठीक है, अब क्वेश्चन पूछा जाएगा पेपर में कि भाई क्यों नहीं कर सकते, डीकंपोजर्स ब्रेकडाउन क्यों नहीं कर सकते सब्सटेंसेस का इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। तो भाई जो ह्यूमन मेड मटेरियल्स है, जैसे कि प्लास्टिक्स हो गए या अदर नॉन बायोडिग्रेडेबल चीजें हो गई, वो बैक्टीरिया या अदर सेप्रोफाइट्स उनको ब्रेक नहीं कर सकते, बिकॉज बेटा उनके पास एंजाइम्स नहीं है। अब खाना हमारे पेट में जाता है, उसको हम क्यों ब्रेक कर पाते हैं, बिकॉज प्रोटीन को तोड़ने के लिए पेप्सिन है, कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने के लिए अमाइलेज है, हमारे पास एंजाइम है उनको ब्रेक करने के लिए। बट बैक्टीरिया को, भाई बैक्टीरिया के पास एंजाइम ही नहीं है, बैक्टीरिया के पास एंजाइम ही नहीं है प्लास्टिक को तोड़ने के लिए, तो वो कैसे तोड़ेगा। ठीक है, वो कैसे तोड़ेगा, तो भाई दे डोंट हैव एनी एंजाइम्स जो उनके ऊपर एक्ट कर सकें। ठीक है, तो अब वो क्योंकि एंजाइम्स ही नहीं है डीकंपोजर्स के पास, तो उसको ब्रेक नहीं कर पाते, वो उसको ब्रेक नहीं कर पाते। तो भाई यहाँ पे इसी नोट के साथ फाइनली हमारा हो गया है बायोलॉजी कंप्लीट
and I would like to say a big thank you, a big, अच्छा सा थैंक यू लिखूंगी मैं, ठीक है, अच्छा सा थैंक यू लिखती हूँ यहाँ पे, बिकॉज बेटा ये जो हमारी जर्नी थी वॉरियर बैच की, इट विल ऑलवेज बी अ वेरी स्पेशल जर्नी फॉर मी, बिकॉज हमारा पहला वॉरियर बैच था. आप सब बच्चों ने हमें इतना प्यार दिया है थ्रू आउट दिस जर्नी, सो इट इज बिकॉज ऑल ऑफ यू पीपल. This is so memorable for me, for you and for everyone. ठीक है, so a big thank you to all my dear students for loving me and for loving us. ठीक है, so बेटा बायो का सेशन यहाँ पे हम कंप्लीट कर रहे हैं एंड नाउ वी विल बी स्टार्टिंग विद द सेशन ऑफ केमिस्ट्री. ठीक है, कितने मिनट का ब्रेक चाहिए फटाफट से मुझे बता दो. ठीक है, यू विल मिस मी, आई विल मिस यू टू एज वेल, आई विल मिस यू टू एज वेल. तो यहाँ पे बेटा मैं टाइमर लगा देती हूँ. कितने मिनट का चाहिए बेटा? अरे 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 10 मिनट्स का लगा दे बेटा. अभी क्या टाइम हो रहा है बेटा? बेटा 5:50 पे मिलते हैं. ठीक है, 5:50 पे मिलते हैं. फटाफट से बेटा पानी वानी पी के फटाफट से आ जाओ. 5:50 पे मिलते हैं एंड एक मुलाकात कल भी करेंगे बात. ठीक है, चलो फिर हो जाओ तैयार. बाय बाय, लव यू एवरीवन, बाय.